नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण के उपागम। देखिए, भाषा शिक्षण के उपागमों को अपनों ने मोटे तौर पर दो भागों में बांटा था। एक तो पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा रचना शिक्षण उपागम। तो पाठ संसर्ग उपागम को अपन इस क्लास में देख चुके थे और अपनों ने शुरू किया था पिछली कक्षा में रचना शिक्षण उपागम को। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम। अब भाषा शिक्षण के उपागमों में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन रचना शिक्षण उपागम का अध्ययन कर रहे थे। अब ये जो रचना शिक्षण उपागम है, रचना शिक्षण उपागम, रचना शिक्षण उपागम में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है वो चीज अपन देख रहे थे। और उनमें अपनों ने सबसे पहले जो देखा था वो उच्चारण देखा था। तो उच्चारण जो उपागम है या इस का उच्चारण जो पाठ है उसमें बच्चों को उच्चारण सिखाया जाता है। अब उसके लिए वाद विवाद, परिसंवाद, भाषण जैसी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से अपन बालक में उच्चारण का विकास कर सकते हैं या उच्चारण से संबंधित रचना विकास कर सकते हैं। चलिए, दूसरा भी अपनों ने इस क्लास में देख लिया था। दूसरे में अपनों ने देखा था वर्तनी को, वर्तनी का ज्ञान। अब वर्तनी जो ज्ञान है उसमें अपनों ने देखा था कि भी अपन कौन कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो अपन वर्तनी के माध्यम से, वर्तनी का मतलब होता है लेखन कार्य, तो इसके माध्यम से अपन पत्र, कहानी, लेखन इत्यादि बालकों को बता सकते हैं। यदि अपन तीसरे की बात करें तो तीसरा था शब्द। अब शब्द जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे और यहां से आज की क्लास अपनी शुरू होती है। शब्द, तो देखिए सबसे पहले तो अपन शब्दों में शुद्धि व अशुद्धि की जांच करना बच्चे को सिखाएंगे। शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान बच्चे को करवाना आवश्यक है। ठीक है, तो शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान हो गया, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि भाई जो शब्दों का अपन प्रयोग सिखा रहे हैं बालकों को, तो वो उपयुक्त व अनुपयुक्त प्रयोग बालकों को आना चाहिए। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि शब्दों का उपयुक्त एवं अनुपयुक्त प्रयोग सिखाना। अब उपयुक्त एवं अनुपयुक्त प्रयोग है वो बालकों को सिखा सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त एवं अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग के पश्चात कौन सी चीज आ जाती है? प्रयोग के पश्चात आ जाती है शब्दों को सही क्रम में व्यक्त करना, बच्चों को बताना। अब शब्दों का सही क्रम में ये भी होता है कि जैसे मतलब वाक्य में पहले कर्ता आता है, अंत में क्रिया आती है, तो वो क्रम भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो अपन यहां पर इस चीज को भी ले सकते हैं, शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग सिखाना। तो बालकों को उचित क्रम में प्रयोग शब्दों का सिखाना भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब उचित क्रम में प्रयोग का मतलब ये भी होता है कि भाई आप जो भी शब्द बता रहे हो बच्चे को, वो कहाँ कौन सी जगह आना चाहिए और किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मान लीजिए यदि कोई वक्ता स्वयं बोल रहा है तो स्वयं का वो नाम नहीं लेता, तो वहां पर संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से कहाँ पर संज्ञा आनी चाहिए, कहाँ सर्वनाम, कहाँ विशेषण, कहाँ क्रिया, इन सभी को ज्ञान करवाना है। वो किसके अंतर्गत माना जाएगा, किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? शब्दों के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले
अगले शिक्षण की तरफ। आगे अपन कौन कौन सी चीजों का ज्ञान बच्चों को करवा सकते हैं, देखिए। यहां पर अपनों ने देख लिया उच्चारण, वर्तनी, शब्द। उसके बाद अपन देखते हैं इसके अंतर्गत भी, देखिए मैंने आपको पाठ संसर्ग उपागम करवाया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें भी 4 प्रकार का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, और वो भी उच्चारण, वर्तनी, शब्द एवं वाक्य था। और यहाँ पर भी यही चीजें अपनी आ रही है। तो यहाँ पे कौन बचता है? भाई एक वाक्य बचता है। अब वाक्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? देखिए, एक तो अपन वाक्य का ज्ञान करवा सकते हैं। वाक्य का ज्ञान का मतलब होता है कि वाक्य के अंग हो गए या भेद हो गए का ज्ञान बालक को करवाया जा सकता है। तो वाक्य से संबंधित सभी पक्षों का ज्ञान करवाना भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद यदि अपन दूसरी चीज क्या बात करें, दूसरे स्टेप की, दूसरे चरण की बात करें, इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो देखिए, वाक्य में भी अपन है वो किस प्रकार के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, उन चीजों को भी ले सकते हैं। अर्थात अपन ये भी देख सकते हैं कि सही जगह, सही समय पर, सही तरीके से शब्द प्रयोग। अब ये चीज जो है वो शब्दों में भी आती है, वाक्यों में भी आती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आती हैं, क्योंकि अपन शब्दों का प्रयोग सिखा रहे हैं, परंतु किस में सिखा रहे हैं? वाक्यों में सिखा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर वाक्य भी आ जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें सही जगह पर सही समय, सही जगह सही समय पर सही तरीके से शब्द प्रयोग। आप रिक्त स्थान की पूर्ति द्वारा भी रचना शिक्षण करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति जब बालक करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि भाई कौन से कर्ता के लिए किस प्रकार की क्रियाएं प्रयोग करना है, किस प्रकार के प्रसर्ग प्रयोग करना है, किस प्रकार से लिंग आता है, किस प्रकार से वचन आता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा भी रचना शिक्षण करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाकर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाकर कैसे? अब मान लीजिए कि वाक्य है, जैसे एक वाक्य है राम खाना। अब यहां पर है लिख दिया और आगे ब्रैकेट में लिख दिया खाता या खाती। अब राम खाना खाता है या खाती है। अब आपको यहां पर इन दोनों शब्दों में से चयन करना है कि कौन सा आएगा। एक अन्य वाक्य भी देखें तो मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य हो हमारा देश फिर डैश 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 और उसके बाद आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर ब्रैकेट में आ जाता है महान या वीर। अब आप क्या करेंगे? हमारा देश महान है या हमारा देश वीर है, कौन सा शब्द इसमें प्रयोग किया जाएगा? तो यदि आप इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग समझ लेते हैं तो यहाँ पर आप वाक्य रचना करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से उच्चारण का ज्ञान इस उपागम में किया जाता है, वर्तनी का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान और वाक्यों का ज्ञान, इन सभी तत्वों का ज्ञान है वो बालक को इसके माध्यम से समझाया जा सकता है। तो इसी के साथ यहाँ पर भाषा शिक्षण के उपागम है वो कंप्लीट होते हैं। अपनों ने लुम्सडेन द्वारा बताए गए उपागम भी देखे और इसके साथ साथ सामान्य तौर पर भाषा शिक्षण के जो 2 प्रकार के उपागम माने जाते हैं, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, तो दोनों का अपनों ने इस क्लास में अध्ययन कर लिया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर वाक्य को अपनों ने देखा है, वाक्य के अंग व भेदों का ज्ञान, सही जगह सही समय सही तरीके से शब्द प्रयोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाकर, राम खाना खाता है आएगा इसमें। और आगे देखें तो हमारा देश महान है,
मेरा भारत महान, ये आपने कोटेशन देखी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपागमों को देखा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अपना भाषा शिक्षण टॉपिक कंप्लीट होता है। भाषा शिक्षण के उपागम, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें भाषा दक्षता क्या होती है, ये भी आपके इसके बाद, ये जो अपना टॉपिक रहता है ना भाषा शिक्षण के उपागम, उसके तुरंत बाद भाषा दक्षता का विकास टॉपिक अपने सिलेबस में दिया गया है। तो भाषा दक्षता क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाषा में अपन दक्ष होंगे। दक्ष का मतलब अपन भाषा से संबंधित जब पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वहां पर क्या मानी जाएगी, भाषा दक्षता मानी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जब भाषा की दक्षता प्राप्त करनी है तो भाषा क्या है, भाषा हकीकत में है क्या। अगर अपन ये समझ लेते हैं कि भाषा ये चीज है तो उसका विकास भी अपन उसी रूप में कर पाएंगे। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि जो नमक है क्या, तो आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि शुगर चीनी है क्या, तो आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आप उसको उपयोग में कैसे लाएंगे। तो इसीलिए है कि हमें भाषा की दक्षता नामक सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि भाषा संबंधी पूरा का पूरा ज्ञान अपन प्राप्त करें। इसी को भाषा दक्षता कहते हैं। जब अपन भाषा के सभी तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, भाषा से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो अपन दक्ष हो जाते हैं, अपन निपुण हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भाषा क्या है। देखिए भाषा एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है। और ये किसका माध्यम है, भाषा एक माध्यम है। किसका माध्यम है, ये जो भाषा है वो माध्यम है दो व्यक्तियों के मध्य विचारों, भावों एवं संवेदनाओं को प्रकटीकरण करने का या संवेदनाओं को संप्रेषित करने का। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है जो या जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संवेदनाओं का, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संवेदनाओं को संप्रेषित करता है। अब संप्रेषित करने का मतलब प्रकटीकरण ही होता है, संप्रेषण का मतलब होता है एक की कोई वस्तु दूसरे तक पहुंचाना। तो भाषा ये माध्यम है जिसके माध्यम से अपने विचार हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ अपन भाषा के संबंध में और क्या कह सकते हैं। देखिए भाषा की दक्षता के माध्यम से ही व्यक्ति अपने मनोभावों का सफल प्रकटीकरण कर पाता है। तो यहाँ पर अपन सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि भाषा द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों का अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकटीकरण करता है। तो पहले तो अपन देखें कि भाई भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा वह विचारों को संप्रेषित करता है। अगर अपन इसको ये भी कहें कि ये इसके माध्यम से विचारों का प्रकटीकरण होता है, तो दोनों ही एक ही
प्रकार की चीज इसमें आ जाती है। देखिए, भाषा जो है उसका विकास एक सहज प्रक्रिया है। एक ऐसे नहीं है कि आप कृत्रिम निर्माण करोगे वातावरण का। भाषा एक सहज प्रक्रिया के अंतर्गत विकसित होती है, परंतु महत्वपूर्ण भी है। तो अपन इस चीज को भी देख सकते हैं कि भाषा एक सहज प्रक्रिया के अनुसार विकसित होती है। तो भाषा एक सहज प्रक्रिया के अनुसार विकसित होती है, और यह जो प्रक्रिया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब ये जो मैंने लिखवाई है, 3-4 चीजें लिखवाई हैं, इनमें महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है। भाषा है इस प्रकार से, या भाषा के संबंध में असत्य कथन छांटिए, तो यहां पर आपको यूं कहेगा कि विचारों को संप्रेषित करने का माध्यम, विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम एक सहज प्रक्रिया, ठीक है, और एक औपचारिक प्रक्रिया, या अपन यूं कह सकते हैं एक कृत्रिम प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो कृत्रिम या औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है वो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि अपने को असत्य छांटना था। भाषा विचारों को संप्रेषित करने का माध्यम है, ये सही होगा। विचारों को प्रकटीकरण का माध्यम है, ये भी सही। सहज प्रक्रिया, ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है। तो आप सहज प्रक्रिया को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि भाषा क्या है, हमारे द्वारा जो सीखने की एक सहज प्रक्रिया है। भाषा कोई ये नहीं है कि साध्य है जिसको प्राप्त किया जाए, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति पूर्ण भाषा ज्ञान है वो कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें कहीं न कहीं नवीनता की गुंजाइश रहती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो और अपन कौन कौन सी चीज इसमें कह सकते हैं, देखिए, भाषा के संबंध में अपनों ने ये चीजें समझी। तो भाषा दक्षता क्या है? अगर भाषा विचारों का प्रकटीकरण है, भावों का प्रकटीकरण है, भावों का संप्रेषण है, तो अपन भाषा दक्षता का अर्थ क्या मान सकते हैं? भाषा दक्षता का अर्थ, देखिए, भाषा दक्षता का अर्थ अपन कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी भाषा विशेष में बोलने, पढ़ने, समझने, लिखने में, पढ़ने, समझने तथा लिखने में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां पर भाषा में दक्षता आ जाती है। दक्षता का शाब्दिक अर्थ ही निपुणता होता है, और दक्षता व निपुणता किसे कहते हैं? यदि दक्षता व निपुणता का मतलब हो तो वो पूर्ण ज्ञान के संदर्भ में लिया जाता है। पूर्ण ज्ञान तो वैसे नहीं हो पाता, परंतु इस प्रकार का ज्ञान कि जिसके माध्यम से बालक अपने आप भाषा संबंधी विचार प्रकट करने लगे, वह भाषा से संबंधित नवीन प्रयोग करने लगे। अगर ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है तब अपन भाषा दक्षता का विकास मान सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो भाषा दक्षता है वो क्या है?
भाषा दक्षता एक तो बोलने, पढ़ने, समझने, लिखने में निपुणता, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि बोलने, पढ़ने, समझने या लिखने की शक्ति का विकास करना, शक्ति का विकास करना। बोलने, पढ़ने, समझने, लिखने की शक्ति का विकास करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा दक्षता का अर्थ जो है, देखिए रीट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं थिंकिंग लेवल के, तो अपने को यही चीजें समझनी है। भाषा दक्षता का शाब्दिक अर्थ बोलने, पढ़ने, जो भी है भाषा से संबंधित जो विभिन्न तत्व हैं उनसे संबंधित एक शक्ति का विकास, यानी हमारी क्षमता का विकास करना, और साथ साथ इन चीजों में, इन तत्वों में निपुणता प्राप्त कर लेना ही भाषा दक्षता होती है। तो यहाँ पर अपनों ने देखी भाषा दक्षता का विकास। अब अपन बात करते हैं कि भाषा जो दक्षता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए उसके बाद अपन आगे बात करेंगे भाषा दक्षता से संबंधित मनोवैज्ञानिक घटकों की। तो भाषा दक्षता के मनोवैज्ञानिक घटक, देखिए भाषा दक्षता के जो मनोवैज्ञानिक घटक है वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में यदि अपन बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से भाषा दक्षता के 3 घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले जिज्ञासा, जिज्ञासा। दूसरी बात अनुकरण, और तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है अभ्यास। देखिए सबसे पहले अपन बात करें जिज्ञासा की। भाषा दक्षता की ये मनोवैज्ञानिक घटक है। अगर अपन बात करें जिज्ञासा की, तो देखिए एक व्यक्ति में यदि भाषा से संबंधित जानने की इच्छा रहती हो, या अपन यूं कहें भाषा जानने की इच्छा रहती हो, तो उसे हम भाषा का मनोवैज्ञानिक घटक जिज्ञासा में शामिल करते हैं। ये जो जिज्ञासा है वो किसी से संबंधित हो सकती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, या फिर मैं यूं कह सकती हूं किसी भी दृश्य या श्रव्य संसाधन से उत्पन्न हो सकती है। और वही जिज्ञासा जो है वो बालक की पहली सीढ़ी होती है जिसके माध्यम से वह भाषा की दक्षता का विकास करना सीखता है। तो यहाँ पर अपनों ने सबसे पहले देखा जिज्ञासा। देखिए जिज्ञासा, मान लीजिए कि आपने छोटा बच्चा, मान लीजिए अब छोटा सा बच्चा है, वो बर्तन को देखेगा, किसी भी कटोरी को, किसी भी प्याले को वो देखता है, तो वो चीज उसे आकर्षित करती है कि वो है क्या। बालक धीरे धीरे, मान लीजिए कि घुटनों के बल चलने वाला बालक है, वो धीरे धीरे उस बर्तन के पास जाएगा, उसके अंदर जिज्ञासा है कि वह क्या है। वो उस बर्तन को उठाएगा, पहले ऐसे ऐसे करके देखेगा, फिर मुंह में लेने का प्रयास करेगा, फिर उसको जोर जोर से बजाएगा। वो अपने तरीके से उसको समझने का प्रयास कर रहा है। जैसे वो जमीन पर बजाएगा उसको और वह बजेगा, तब उसको बड़ी रुचि महसूस होगी। फिर वह यूं समझ लेगा कि हाँ, ये जो बर्तन है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बजता है, अर्थात ये खेलने का कोई सामान है। और फिर वह उस बर्तन से खेलने लग जाता है, यहाँ तक कि बर्तन तीखे होते हैं तो आप यूं सोचते हो कि भाई बच्चे को लग न जाए, बच्चे का हाथ न कट जाए, तो आप उससे लेने का प्रयास करेंगे ना, वह देना भी नहीं चाहेगा, वह मतलब मजबूती से पकड़ेगा उसको, वह देना ही नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भी जिज्ञासा एक ऐसा कारक या ऐसा तत्व है जहां से हम भाषा की दक्षता
की तरफ पहला चरण रखते हैं, पहला कदम रखते हैं। उसके बाद आता है अनुकरण। देखिए, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को बोला जाता है बोल बेटा दादा, और बच्चा थोड़े समय बाद प्रयास करता 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 और दादा बोलना सीख जाता है। वह क्या करता है, वह अनुकरण करता है। और अनुकरण का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे बोलना। यहाँ पर अपन पीछे पीछे बोलना, वैसे तो अनुकरण का मतलब पीछे पीछे चलना, बोलना, लिखना सब कुछ आ जाता है। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना। परंतु यहाँ पर जब अपन भाषा दक्षता की बात कर रहे हैं तो हमें इसी प्रकार से देखेंगे। अब मान लीजिए कि कोई बालक है, एक बालक है वो बर्तन बजा रहा है। अब दूसरे ने देखा कि ये तो बड़ा रुचिकर काम है, वो दूसरा भी बर्तन लेकर आएगा। उसी प्रकार से अगर भाषा दक्षता के संबंध में बात करें तो एक व्यक्ति ने जब भी किसी नए शब्द का प्रयोग किया तो दूसरे वाला यूं सोचेगा कि अरे ये शब्द था क्या, तो उस शब्द को समझने का प्रयास वह बालक करने लग जाता है। तो जहां पर वह बालक इस प्रकार से इन चीजों को समझने लग जाता है तो वहां पर उसमें अनुकरण जो घटक है वो विकसित होने लगता है। अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि भाई बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अनेक क्रिया प्रतिक्रिया करता है। बालक में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह अनेक प्रकार का व्यवहार करता है। जब वह कोई जानने की इच्छा रखता है तब उसके अंदर एक तड़फ उठती है किसी भी वस्तु के बारे में जानने की। वह कुछ भी हो सकता है, वह कोई शब्द हो सकता है, कोई वाक्य हो सकता है, कोई वर्ण हो सकता है, किसी परिवार के द्वारा बोले गए शब्द, परिवार के व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य हो सकते हैं, किसी अन्य द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य हो सकते हैं। उन किसी भी वाक्य या किसी भी शब्द का यदि बालक अनुकरण कर रहा है या फिर अपन यूं कहें कि उनको बोलने की चेष्टा कर रहा है, उनको बोलने की क्या कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो वहां पर बालक में अनुकरण घटक है, वो अनुकरण घटक का विकास होता है। और ये भी होता है कि धीरे धीरे जो बालक है, धीरे धीरे बालक अनुकरण द्वारा शब्दों को बोलना सीख भी जाता है। धीरे धीरे वह जब निरंतर प्रयास करता है तो एक समय ऐसे आता है कि वह शब्द को बोलने लग जाता है, वह उसमें निपुण हो जाता है। इसी के साथ यदि अपन और चीजें देखें इसके बारे में तो देखिए, भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति का विकास है वो बालक में बचपन से ही हो जाता है। बचपन से ही भाषा सीखने की आदत का, अपन यूं कह सकते हैं, भाषा सीखने की आदत का विकास बालक में बचपन से ही हो जाता है। तो बालक बचपन में ही इन चीजों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो यहां पर अपन क्या चीज पढ़ रहे हैं, अपन इसके मनोवैज्ञानिक घटक पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बालक में किसी भी शब्द, किसी वाक्य को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी। फिर वह उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, यानी किसी भी शब्द एवं वाक्य को उसी प्रकार से हूबहू बोलने का प्रयास करेगा। वह बोलने का प्रयास कर रहा है परंतु बोल नहीं पा रहा, तो वह
उसको बोलने का प्रयास कराएं। वह निरंतर बोलने का प्रयास ही क्या हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। तो किसी भी क्रिया को बार बार यदि अपन दोहराते हैं तो वो किस में शामिल हो जाती है, अभ्यास में शामिल हो जाती है। और यदि बालक जिज्ञासा को अनुकरण द्वारा शांत करने का प्रयास करता है और उस संबंध में वह अभ्यास भी करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब बालक का ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो इन तीनों घटकों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपनों ने भाषा दक्षता का, विकास का, अर्थ, परिभाषा और इसके साथ साथ इसके मनोवैज्ञानिक घटकों का अध्ययन किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।